बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त पूरे दुनिया में जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पर बसने वाले मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। फ़्रांस में जो हमारे नबी पाक आखिरुज़्ज़मा नबी ख़ातिमुन्नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुस्ताखी की गई, उस पर सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ़ हुकूमतें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान का, जहाँ पर आज अफसोसनाक पेशावर में वाक़या पेश आया। मदरसे के अंदर हमला हुआ, बम धमाका हुआ और उसके नतीजे में 8 अफराद जो हैं वो जामे शहादत नोश कर गए, जबकि 100 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। अल्लाह ताला जामे शहादत नोश करने वालों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को भी सब्र व तहम्मुल नसीब फरमाए। हालिया दहशत गर्दी की लहर और मुस्लिम उम्मा के हालिया किरदार पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा साहब, सबसे पहले आज के पेशावर धमाके की बात करते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया गया। क्या आप ये समझते हैं कि दहशत गर्दी की हालिया लहर मजीद भी बढ़ सकती है और इसके नतीजे में फ़िरका वारियत को भी हवा दी जा सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी और ताज़ियत करता हूँ, और जो जख्मी हैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्द अज जल्द सेहत अता फरमाए। हमारा जो दुश्मन है वो सिर्फ बुज़दिल ही नहीं है, वो दरिंदा भी है और कमीना भी है। और उसने माजी में भी बच्चों को टारगेट किया, वो पार्कों में हों, वो स्कूलों में हों, नमाजियों को टारगेट किया, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, चर्चिस पे, शायरा आम पे। और अब एक बार फिर वो हमलावर हो रहा है और वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में अमन की राह हमवार की है और जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान में कामयाबी मिली है अमन के हवाले से, वो किसी न किसी तरीके से जो है ख़त्म हो। लेकिन इंशाअल्लाह इस दुश्मन को पहले भी शिकस्त हुई है, आइंदा भी होगी। इस वक्त हिंदुस्तान जो है उसके 2 ही टारगेट हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना तशद्दुद हो। मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख इस दहशत गर्दी इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। हम अपने वतन की सलामती और इस्तेहकाम और दिफा के लिए अपनी अफवाज और सलामती के इदारों के साथ हैं और किसी भी साजिश को इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस सब में भारत मुलव्वस है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हुकूमत जो है वो हमारे जलसों से, पीडीएम के जलसों से खौफजदा होकर जलसों को रुकवाने के लिए ये दहशत गर्दी करवा रही है। मुझे आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं और आपकी नज़र है कि दहशत गर्दी जो बेनज़ीर यानी पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी वो किसने करवाई, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई वो किसने करवाई। तो ये मेरा ख्याल है ये बड़ा अलमिया है राणा साहब। मेरा दिल रो रहा है कि एक तरफ मासूम बच्चे शहीद हो गए, काला काला रसूलुल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाले शहीद हो गए, और दूसरी तरफ हम सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर भी। मैं हाथ जोड़ के अपनी सियासी मजहबी क़यादत से कहता हूँ कि आप कल सियासत कर लीजिएगा, आप और मौजूदों पे सियासत कर लो। खुदा का वास्ता है, आप क्या दहशत गर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि हम कुर्बानियां दे के फिर भी आपस में दस्तो गिरेबान हैं? हम मासूम बच्चों के खून के बाद भी आपस में दस्तो गिरेबान हैं। हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ कि ये मासूम बच्चे जो रो रहे हैं, जिनके आंसू हैं, जिनका खून बहा है, खुदा का वास्ता है। हमें तो आज ऐलान ये करना चाहिए कि कोई भी है दहशतगर्द और इंतहा पसंद जिसने ये घिनौना अमल किया है, उसके खात्मे के लिए हम सब एक हैं। लेकिन मुझे बदकिस्मती ये मैं देख रहा हूँ और मेरा दिल इस पे रो रहा है कि हम एक दूसरे पे इसको डाल रहे हैं। ये बहुत ही अलमिया है और ये मातम की बात है। एक तरफ हमारी लाशें पड़ी हैं और दूसरी तरफ हमारी सियासी मजहबी क़यादत की जो बलूगत है, मैं समझता हूँ ज़हनी और फिक्री, वो इतनी गिर गई है। यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त सियासत को बालाए ताक रख के हमें कौमी तौर पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देने की ज़रूरत है।
ताहिर अशरफी साहब, क्या यही मुत्तहिद होना अभी वक्त की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे वक्त में जब फ्रांस का वाक़या पेश आता है, फ्रांसीसी सदर का बयान सामने आता है, तो क्या आप ये समझते हैं कि इस सारे अमल पे हुकूमत पाकिस्तान का जो रद्द अमल है, आप बतौर मुसलमान उससे मुतमईन हैं? पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं जी कि ये बच्चे क्यों निशाना बने। ये इसलिए बने कि ये पाकिस्तानी बच्चे हैं। हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, उसे ये बात याद रखना चाहिए कि मेरा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को निशाना बनाता है। वो ना पीपल्स पार्टी वाला देखता है, ना मुस्लिम लीग वाला देखता है, ना पीटीआई वाला देखता है, ना शिया देखता है, ना सुन्नी देखता है। इसलिए मुझे और आपको, हम सबको मिलके बामी इत्तेहाद से इस दुश्मन को नाकाम बनाना है। दूसरी बात जो आपने फ्रांस के हवाले से कही, मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, हमारी वजारत खारजा, वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पे मैं भी पूरे आलमी इस्लाम में, आलमी दुनिया में हम राब्ते कर रहे हैं। कल फ्रांसीसी सफीर को बुला के एहतजाजी मरासला दिया है। आज आपने देखा कि सऊदी अरब की तरफ से भी एक मौसर एहतजाजी स्टेटमेंट आई है। और इंशाअल्लाह हमारा जो टारगेट है और हमारा जो हदफ है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों के खिलाफ एक इज्तिमाई मौक़िफ़ आए और आलमी सतह पर कानून साजी हो और इस अमल को जुर्म करार दिया जाए, ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल निकल आए। ये आप देखते हैं कि हर 3 माह बाद, 6 माह बाद ये वाक़यात होते हैं, तो इन वाक़यात के खात्मे का एक ही हल है और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर इज्तिमाई तौर पर दुनिया के अमन चाहने वाले जो हैं वो जाएं। बिल्कुल 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 अशरफी साहब, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह ताला होगा, क्योंकि ये दर्द किसी एक का नहीं, ये तमाम आलम इस्लाम का दर्द है और इंशाल्लाह ऐसा होगा। ये हमें बता दें, आप क्या कहेंगे कि दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई है, दुश्मन चाहता है कि मुल्क में फसाद बरपा हो, तो क्या पीडीएम को फौरी तौर पर अभी जब तक ये खात्मा ना हो जाए दहशतगर्दी का, जल्द से रोक देने चाहिए? देखिए, हम तो गुजारिश कर सकते हैं पीडीएम की क़यादत से, वो मुल्क के सियासी कायदीन हैं, मजहबी कायदीन हैं, के हालात को देखिए और ये जल्द से तो कल भी हो जाएंगे। ये हिज़्ब इख्तिलाफ कल भी रहेगी, आज भी है, आने वाले दिनों में भी रहेगी। तो लिहाजा वक्ती तौर पर हमें इत्तेहाद की जरूरत है। हमने बड़ी कुर्बानियां दे के अमन हासिल किया है, हमें बाहमी इत्तेहाद से उस अमन को बरकरार रखना है। वक्ती तौर पे इत्तेहाद की ज़रूरत है, बाहमी इत्तेहाद को बरकरार रखना है, कौमी यकजहती को साबित करना है, पैगाम देना है कि मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क में अमन के क़याम पजीर होने के लिए हम तमाम जमातें मुत्तफ़िक हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद है, मुस्तकबिल में भी मौजूद होगी, सियासी इशू पे मुस्तकबिल में भी बात हो सकती है। फिल वक्त के लिए मुत्तहिद हो जाएं। बहुत शुक्रिया मौलाना ताहिर अशरफी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बलूचिस्तान में पीडीएम का जलसा हुआ कोयटा में और इस जलसे से पहले बहुत से थ्रेट अलर्ट भी थे। उस जलसे के बाद बहुत से चर्चे भारत के ऐवानों में भी होते रहे, मीडिया चैनल्स पे भी होते रहे, अजीत डोवल का बयान भी सामने आया। तो इस सारे मंजरनामे में बलूचिस्तान की हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और कोयटा के जलसे में बलूचिस्तान हुकूमत के बारे में क्या बातें की गई और बलूचिस्तान में कोयटा में होने वाले जलसे में जो बलूचिस्तान के बारे में बात की गई उसे जुबान फिसलने का नतीजा करार दिया गया। लेकिन वो एक जुमला था, उस जुमले से मुंसलिक जो दीगर जुमले थे, क्या वो भी जुबान फिसलने के नतीजे में जबान से अदा हो गए? इस बारे में हुकूमत बलूचिस्तान क्या राय रखती है? हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने। शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहवानी साहब, बलूचिस्तान में कोयटा में जलसा हुआ और उसमें एक जुमला बोला गया कि बलूचिस्तान को जो हिस्सा दिया जाता है वो भीख की सूरत में दिया जाता है। आप बलोची हैं, उसी मट्टी में पैदा हुए हैं, दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या वाकई बलूचिस्तान को जो हिस्सा दिया जाता है वो भीख की सूरत में दिया जाता है कि उसे वाकई उसका हक दिया जाता है? जी, पास्ट का तजुर्बा जो है बलूचिस्तान की महरूमियों का और वफाक से जो गिले शिकवों का रहा है, उसमें जो बलूचिस्तान का जो राइट्स हैं, जो उसका ड्यू राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, एनएफसी के ज़मीन में या दीगर फेडरल पीएसडीपी के स्कीमात में बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया जाता रहा है।
और यही वजह है कि बलूचिस्तान तरक्की की दौर में शामिल होना तो दूर की बात, उस तरफ गामजन ही नहीं हो सकी, उस तरफ रागी भी नहीं हो सकी। पहली दफा ये हुआ है कि मौजूदा जो फेडरल गवर्नमेंट है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट एक अच्छी रिलेशनशिप के बेस पे बलूचिस्तान को जो है तरक्की की शारा पे अभी हमने ले जाना शुरू किया। अब भी हम ये नहीं कहते कि कोई बहुत आइडियल सूरत हाल है, बट वी आर वेरी मच होपफुल। कंपेरेटिवली 1990 से 2018 तक बलूचिस्तान को फेडरल पीएसडीपी में जितना भी शेयर मिला है, गुज़िश्ता 2 सालों में उससे ज्यादा मिला है। कोई 13% जो है फेडरल पीएसडीपी में हमारे हिस्सा रहा है। और उससे ये हुआ कि बलूचिस्तान ने कुछ मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए और बड़े डैम्स हमने शुरू किए हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे 2 वो आ रहे हैं। खान साहब, आपका कहना है कि माजी में वाकई बलूचिस्तान को जो है नजरअंदाज किया गया। कोयटा में होने वाला जलसा, देखिए कोयटा में होने वाला जलसा जो है, लगा तो इस तरह है कि वो जलसा शायद पाकिस्तान में नहीं है, किसी और मुल्क में हो रहा है, क्योंकि उस जलसे में जो जबान इस्तेमाल की गई वो आप समझते हैं कि वो मुनासिब थी? नहीं, बिल्कुल लैंग्वेज तो गैर मुनासिब था और जो हमारे वैल्यूज हैं, जो कल्चर है, जो अक़दार है, उसके मुताबिक भी जबान इस्तेमाल नहीं किया गया। मुझे इस बात पे हैरत है, हालांकि पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, मोस्ट ऑफ दी जो लीडरशिप है पाकिस्तान की मिच्योर लीडरशिप है, बड़े ओहदों पे रहे हैं, जिम्मेदार ओहदों पे रहे हैं, जिम्मेदार ओहदेदार हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिलो दी बेल्ट जाके पब्लिक गैदरिंग में इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाए। इस बात पे मुझे आप यकीन जानिए हैरत हुआ मजबूरी तौर पे। मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर बात कर रहा हूं, वरना हमारी लीडरशिप का जो जबान रहा है, जो इस्तिलाहात रहे हैं, जो वे ऑफ टॉकिंग या रविश गुफ्तार रही है, वो ऐसा नहीं रहा। दूसरा ये है कि इस बात पे भी हमें हैरत है कि कोई अगर मियां साहब नाअहल हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट को डिस्क्वालीफाई किया था? गिला तो हमारा बनता है, गिला तो बलूचिस्तान की आवाम का बनता है कि आप 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे और बलूचिस्तान के लिए आपने कुछ नहीं किया। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि मियां साहब और मरियम बीबी ने स्पीचेस किए, उसमें एक भी पास्ट का अपना प्रोजेक्ट उसको कोट नहीं कर सके, उसकी प्रेसिडेंट नहीं दे सके। ये उनकी नाअहली और बलूचिस्तान को यकसर नजरअंदाज किए जाने का जो उनका एजेंडा है, जो उनका प्रोग्राम है, ये पास्ट में वो एजेंडा है। अब जाके इनको फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए बलूचिस्तान के अवाम को प्रोवोक करने ये आए और बलूचिस्तान की अवाम ने इस नैरेटिव को बिल्कुल बाय नहीं किया। शबानी साहब, क्या आप ये समझते हैं कि जैसा आपके नजदीक रफ्ता रफ्ता अब कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई है वफाकी हुकूमत की वजह से, तो भारत जो हमारा हमसाया मुल्क है उसने बारहा ये कोशिश की कि तखरीबकारी का बीज बोए बलूचिस्तान में, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। अब जब भारत को भी इस बात का इदराक होना शुरू हुआ कि बलूचिस्तान तो खुशहाली की जानिब गामजन हो चुका है, तो भारत को कुछ परेशानी हो रही है। अजीत डोवल का बयान भी आपने सुना होगा, थ्रेट अलर्ट भी जारी किए गए हैं। तो इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है? देखिए, भारत का जो एजेंडा है वो हम सब जानते हैं, और खसूसन जो यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न और यहाँ पर पाक अफगान बॉर्डर आप कह रहे हैं, उसके उस पार या फिर इंडिया तो आप खुद जानते हैं सब कुछ। तो वो तो कोई एक मौका भी जाया करने नहीं देता। उनकी तो यही कोशिश है कि पाकिस्तान में कोई इंटरनल कोई इशू अगर हो भी है या पॉलिटिकल इशू, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और फिर बलूचिस्तान में, केपीके में, इवन कराची में जब जब उनको मौका मिलता है वो हालात खराब करने की कोशिश करते हैं, अपना जो मजमून मकासद है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। और ये एक दफा नहीं, बारहा भारत की तरफ से होता रहा है। लेकिन ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारा जो विजन है, जो हमारा प्लान है, वो ये है कि बलूचिस्तान की जो महरूमियां रही हैं, जो डेप्रिवेशन रहे, एक तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पास्ट में बलूचिस्तान को अहमियत नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, बलूचिस्तान की अकतलफी की गई। और दूसरा ये है
कि बलूचिस्तान में भी मोस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट्स रहे हैं वो प्रो पब्लिक नहीं रहे, करप्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा रही है, विजनरी लीडरशिप बलूचिस्तान को ना होने के बराबर मिला। उसका नुकसान ये है कि आम बलूचिस्तान को, आम बलोच को खमियाजा भुगतना पड़ा, डेप्रीवेशन यहाँ पर बढ़ती रही। अब 18th अमेंडमेंट के बाद ये है कि बलूचिस्तान को का जो हिस्सा है फेडरल डिविजनल पूल में वो बड़ा फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 पे शानी साहब आज लाहौर में अख्तर मेंगल साहब आज लाहौर में अख्तर मेंगल साहब और मरियम नवाज साहबा की एक मुलाकात हुई, बड़ी तवील मुलाकात है। ज़राए कहते हैं कि जिस मुलाकात में बलूचिस्तान हुकूमत जो है उसको ख़त्म करने के हवाले से, अदम एतमाद के हवाले से भी अख्तर मेंगल साहब को टारगेट दिया गया है। क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि अख्तर मेंगल साहब अगर आप पूरी जमात में मेहनत करती है तो आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा है? देखिए, मरियम बीबी तो पहले हमारे मोहतरम सरदार अख्तर मेंगल साहब आज वहां तशरीफ ले गए हैं। अख्तर मेंगल साहब ने खुद भी एहसास किया, महसूस किया होगा कि 98 में यही PMLN है जिन्होंने उनकी सूबाई हुकूमत को खत्म किया, और फिर PMLN के अपने वजीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब उसके खिलाफ अदम एतमाद जब लाया गया, उस अदम एतमाद पे जो सिग्नेटरीज है वो मोस्ट ऑफ देम वो PDM में शामिल हैं। उस दिन स्टेज पे वो सारे तशरीफ फरमा थे। और मरियम बीबी ने परसों कोयटा में PMLQ बलूचिस्तान के सदर जो है जाफर मंदखेल साहब, उसके घर जाके उनकी शमूलियत की PMLN में। एक तरफ वो कहते हैं, कल मैं देख रहा था एहसन इकबाल साहब का ट्वीट जिसमें वो अपने वर्कर्स को ताकीद कर रहा है कि इलेक्टेबल्स के अगेंस्ट हम पॉलिटिक्स करेंगे और ऐसे इलेक्टेबल्स पे आप नजर रखें, ये बेवफाई करते हैं। हालांकि उसी उनके ट्वीट से एक दिन कबल एक इलेक्टेबल उनके जमात में शामिल हुआ, और फिर ये जो मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर रहे जो अब शामिल हुए उनकी जमात में, इन्होंने PMLN के जो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने अदम एतमाद किया, उनके सिग्नेचर्स हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू आज भी ये इलेक्टेबल्स इनको चाहिए, चाहे किसी भी जमात से आए, ये अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे इस बात पे हैरत है कि हमारे लोग इतनी जल्दी उनका हाफिज़ा इतना क्यों कमजोर है, वो क्यों ये भूल जाते हैं कि ये जितनी भी PDM की जमातें हैं मोस्ट ऑफ देम ये एक दूसरी की हुकूमतें गिराने में लगे रहे हैं। शवानी साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, कोयटा का जलसा हुआ, आपके मुताबिक भी उसमें जो जबान इस्तेमाल की गई वो बिलो दी बेल्ट थी और वो जो बयानिया था वो पाकिस्तान के हक में नहीं था। आपकी हुकूमत है, वहां पे जलसा हो चुका है, जलसे के नताइज भी कुछ सामने आ चुके हैं। आपकी हुकूमत अगर ये समझती है कि वो जो बयानिया वहां पे अपनाया गया वो गलत है और पाकिस्तान की मुवाफकत में नहीं है, तो आप इकदाम क्या उठाएंगे? देखिए, हमारा इकदाम ये है कि बलूचिस्तान के अवाम की हम खिदमत कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट की स्कीमात हैं। बलूचिस्तान के अवाम इन जमातों से मुतनफ़िर हैं, उनसे परे हट रहे हैं, दूर हट रहे हैं। हमारा एजेंडा, हमारा जो हिकमत अमली है वो डेवलपमेंट बेस है। अवाम जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अवाम के पल्स पे हमारा हाथ है। अवाम इनसे बिल्कुल दूर हट गए हैं और यही वजह है कि 3 दफा इन्होंने डेट्स चेंज किए, 2 दफा इन्होंने अपना जलसा सस्पेंड किया। मैं ये कथन नहीं कहूंगा तो पॉलिटिकल वर्कर कि ये जलसा बिल्कुल इसमें लोग ही नहीं गए, लोग जरूर गए। मैंने कल भी ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक दरमियाना जलसा जरूर हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान के पास के जो बड़े बड़े इज्तिमात थे, जो पूनम के इज्तिमात थे, जो APDM के इज्तिमात थे, जो हिस्टोरिकल लैब के इज्तिमात, आपके नजदीक जो माजी में इज्तिमात होते रहे वो इससे बहुत बड़े थे और उनके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं था। अवाम इनसे मुतनफ़र हो चुके हैं, इनका बयानिया रद्द कर चुके हैं और आप डिलीवर करके अवाम के अपनी मोहब्बत भी पैदा करेंगे और डिलीवर करके अवाम को ये साबित करेंगे कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो मुल्क की फलाह के लिए काम कर रही है। बहुत शुक्रिया लियाकत शहवानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। लियाकत शहवानी साहब से बातचीत करते हुए जिक्र हुआ अख्तर मेंगल साहब का कि उनकी मुलाकात हुई मरियम नवाज साहिबा से। राना साहब से उस मुलाकात का अंदरूनी अहवाल जानते हैं। राना साहब, मुलाकात कितनी तवील रही सबको पता है, मुलाकात के अंदर बातचीत क्या हुई और क्या उस मुलाकात के अंदर लंदन में भी राब्ता हुआ? जी बिल्कुल, लंदन में राब्ता हुआ और उस लंदन के राब्ते में बहुत सी चीज़ें तय पाईं, ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूँ। मरियम साहबा से जो भी मिलने हैं लंदन राब्ते के बगैर नहीं जाते और लंदन राब्ते आपको पता है बड़े ज़रूरी हो चुके हुए हैं कुछ PDM की सियासी जमातों के लिए।
तो लंदन राब्ता मुलाकात के दौरान ही फ़ोन पे बात कराई गई। फ़ोन पे जो बात हुई उसमें यह तय हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते करवाए जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। और उन्होंने मेंगल साहब को कुछ ज़िम्मेदारी दी, मेंगल साहब ने उसमें हाँ की या ना की ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबका बलूचिस्तान के अंदर एक इत्तेहाद बनाऊँ, यानी बलूचिस्तान के अंदर एक नया इत्तेहाद जो है बरतानिया से बनना शुरू होगा, वहाँ से पैगाम आएगा और यहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो है एक इनके साथ मिलकर इत्तेहाद करेंगे। सबसे पहला टारगेट उसमें यही था कि बलूचिस्तान हुकूमत को गिराया जाए। दूसरा टारगेट यही था कि बलूचिस्तान के अंदर हर वो काम किया जाए जिससे पाकिस्तान के लिए नुकसान हो। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। और उसके बाद वहाँ कहा गया कि अगले, मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस मीटिंग में ये भी तय हुआ कि अब बलूचिस्तान से 2 और लोग आएंगे मरियम को मिलने, और मरियम बीबी की आगे मुलाकात करेंगे, जिसमें एक जो है वो मेंगल साहब होगा, वो होंगे आपको पता है हज़रत साहब जो अफ़गानिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, जो मियाँ साहब के बड़े करीब तरीन हैं, एक वो साहब होंगे और एक मजहबी शख्सियत होगी। और यह कहा गया है कि बलूचिस्तान के अंदर एक अलहदा कैंपेन शुरू की जाए PDM से हट के, सही, और वो कैंपेन ऐसी कैंपेन हो कि जिसमें अदारों को निशाना बनाया जाए। यानी वो अपोजिशन जो हुकूमत पे कठपुतली का इल्ज़ाम लगा रही है, वो अपोजिशन छोटी जमातों को कठपुतलियां बनाकर चलाना चाहती है। यानी बड़े एक जगह पे इकट्ठे हो गए, छोटों को कठपुतलियां बनाकर चलाएंगे, हाथ हिलाएंगे, डोरियां हिलेंगी तो इकदामात देखने में आएंगे। वो इकदामात क्या मुल्की फलाह के लिए होंगे, ये अवाम को देखना होगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर, क्या इसके बायस PDM की जो तहरीक है उसके जो जलसे हैं वो आने वाले दिनों में क्या मुलतवी हो सकते हैं? और PDM के में शामिल कुछ जमातों के रहनुमाओं के जो बयानात हैं और उस पर भारत के अंदर खुशी के जो शादियाने बजाए जा रहे हैं उस पर PDM क्या मौक़िफ़ रखती है, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। पलवशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। क्या समझती हैं कि हालिया जो दहशतगर्दी की लहर है, क्या इसके पेश नज़र PDM के प्लेटफॉर्म से होने वाले जलसे कुछ अरसे के लिए मुलतवी किए जा सकते हैं, या फिर हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा कि सिक्योरिटी निज़ाम को बेहतर किया जाए? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले क्योंकि इस वक्त आलम इस्लाम पर एक हमला और वार हुआ है बहुत मकरूह किस्म का, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना और उसके पसे पर्दा एक मुनज़्ज़म साजिश है, जिसके लिए सबसे पहले मैं उसकी मज़म्मत करती हूँ। और आप भी, चूँकि जाहिर है ये आपके भी दिल के करीब है इशू, इसलिए हम शुरुआत इससे करते हैं। जी जी। दूसरी बात जो आपने की, अब सियासत की तरफ आते हैं। सियासत, देखिए PDM के जो जलसे हैं, ये करने से पहले हमें इल्म में था कि ये सब कुछ होगा। अब मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मगर अचानक इस तरीके से एक दहशतगर्दी की लहर आ जाना, हुकूमत का ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल बेखबर होना, चंद वजीरों का जो है अपनी सोर्सेज से इसकी बार बार आपने सुना होगा चंद हफ्तों से वो ये कहते आ रहे थे कि कुछ होगा, लोग मारे जाएंगे। ये सब कुछ जो है बहुत चीज़ों की तरफ निशानदही करता है। और इस पर आज मैंने देखा है कई उलमाए कराम ने कहा है कि शेख रशीद साहब और दूसरे ऐसे तमाम गुजरा जो ये सब कहते रहे हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। यानी कि वो चीज़ जो आपको मुझे नहीं हो सकती, जो शायद आपके बहुत से पार्लियामेंटेरियंस को भी इल्म नहीं हो सकती, जो कैबिनेट मेंबर्स को भी, सिवाय उनके जो कि आपके जो खारजा और दाखिला सिक्योरिटीज मामलात हैं उससे ताल्लुक रखते हैं, वो चीजें इन मिनिस्टर्स और चंद वज़रा के हाथ में कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचती। दूसरी बात, अगर इससे डराया जाएगा या अगर ये सिचुएशन है कि मुल्क में इतनी दहशतगर्दी की लहर है, तो कम अज कम ये तमाम लोग, मैं समझती हूँ, सर पे कफन बांध कर ही निकले हैं, और ये हमें अंदाजा है कि इस मामले में क्या कुछ हो सकता है। लिहाजा जलसों का मौखर होना तो बिल्कुल मैं समझती हूँ वो हो ही नहीं सकते।
अब आपने देखा चंद दिनों से टेस्टिंग ज्यादा करके कोरोना के केसेस में इजाफा बताया जा रहा है। हालांकि जब ये अपनी पीक पे था, ये बीमारी अपनी पीक पे थी, तो उस वक्त वजीर आजम और उनके तमाम वज़रा और उनके जो आते थे टेलीविजन पर, उनके स्पोक्स पर्सन, वो यही कहते थे कि हमें मईशत को खोलना है। तो आज जो है टेस्टिंग किस तरीके से बढ़ गई और अचानक कोरोना भी आ गया, ये दहशतगर्दी की लहर भी हो गई, फिर एक जो धमकियां हैं वो दी जा रही हैं, ये तमाम चीजें जो है किसी इशारा करती हैं। एक तो ये बता दें धमकियां किसको दी जा रही हैं, एक ये थोड़ी सी वजाहत कर दें। और दूसरा, कोरोना के हवाले से तो सबसे ज़्यादा जो तशवीश है वो आपके सूबा सिंध के अंदर आप ही की हुकूमत के लोग जो हैं उनकी तरफ से है कि कोरोना फैल रहा है, और क्या वो भी वफाकी हुकूमत की आरा में अपनी आरा को शामिल कर रहे हैं? देखिए राना अजीम साहब, पहले आपके सवाल का जवाब यह है कि वो मरियम नवाज साहिबा ने कल बहुत कुछ जो है वो बयान किया है आपके चंद कॉलीग से, एंकर से, और इसके अलावा आज आपने शहबाज शरीफ साहब की बात भी सुनी होगी। इस वक्त जहां भी पीडीएम अपना जलसा अनाउंस करती है वहां उससे पहले एक थ्रेट अलर्ट आ जाता है। अब मजाक की बात यह है कि उन तंजीमें जो कलदम तंजीमें वो अपना अलग से जो है अपना बयान जारी करती है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमें अपनी झगड़े में ना घसीटो। आप बताइए कि ऐसे कभी पहले हुआ है? मतलब इस कदर ये मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो 13,000 थ्रेड लेटर थे जो जारी गवर्नमेंट की तरफ से किए गए, 13,000 कि ये हो सकता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब थी तो 21,000 जारी हुए थे, और इनमें जलसे के दिनों में भी जारी हुए थे। क्या इसका मतलब है माजी में भी जब दोनों हुकूमतें ये होते रहे तो ऐसा ही था? ऐसा नहीं था राना अजीम साहब, आपको याद होगा हमारे वक्त में भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था सवात में, और दहशतगर्दी की वो सूरत हाल थी जो कि अभी तो हम कई सालों से अमन में रह रहे हैं और इसमें हमारी फोर्सेस का बड़ा किरदार है। लेकिन उस वक्त तो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। उससे पहले जो इलेक्शन, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद 2013 में, उसमें तमाम तरक्की पसंद जमातों को तो दीवार से लगा दिया गया था, उनके कैंडिडेट्स को चुन चुन के मारा गया था। नतीजतन हम तो जलसे जुलूस नहीं कर सके थे, कैंपेन नहीं चला सके थे। और उसके बाद नून लीग की हुकूमत में भी जो है ये एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, जिसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, तमाम लोग साथ आए। आप भी इससे बखूबी वाकिफ हैं कि जब एक जगह पे अमन वाक़ हो जाए और अमन पसंदी की तरफ वो कौम माइल होना शुरू हो जाए और अमन का बोलबाला होना शुरू हो जाए, तो खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं जिनका ग्रज होता है, जो ज़ाती मफादात पे या नज़रियाती मफाद पे आपके मुखालिफ होते हैं, उनकी नज़र होती है आप पे। जब एक जगह लगेगा कि कुछ हलचल मचने लगी है तो उस हलचल का फ़ायदा उठा के भी तो ऐसी अनारकी फैलाई जा सकती है। इसी वजह से ये थ्रेट अलर्ट जारी किए गए। अब ये हुकूमत के होते हुए भी जो नेक्टा ने जारी किए हैं, तो एक हसास एजेंसी जारी कर रही है, तो किसी ग्राउंड्स के ऊपर ही जारी कर रही होगी ना? बिल्कुल, मैं समझती हूँ जरूर कोई ग्राउंड्स होंगे, लेकिन क्या आपको और मुझे वो ग्राउंड्स मालूम हो सकते हैं वक्त से पहले, कई हफ्तों से पहले? क्या उन ग्राउंड्स की जो भी अलर्ट है वो इस तरीके से लीक हो रही है कि गली बाजारों में हर एक को पता है? ये किस तरह मुमकिन है कि चंद वजीर जो हैं वो लगातार, क्या आप और मैं ऐसी बात यहाँ बैठकर अभी करें कि हमें पता हो कि अगले मैं आपको एक प्रोग्राम में मैंने कुछ चीजें डॉक्यूमेंट्स के साथ दी थी, वो डॉक्यूमेंट्स मैं चाहूंगा वो आप जरा शॉर्ट देख लें, तो वो आपको हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर मैं आपको तफसील में भी हम इसमें ले आएंगे। मैं अपने प्रोग्राम में आज ये भी ब्रेक कर दूं, एक अहम तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद है जिसमें यह कहा गया है कि भारत जो है, जिसने ये सारी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी शुरू, हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं, कभी भारत के उसमें लोग मौजूद हैं, उसमें अफगानिस्तान के लोग मौजूद हैं। भारत अब पाकिस्तान के अंदर फसादात कराने के लिए पीडीएम के जलसों में खुद का हमला करा सकता है, पीडीएम के जलसों में टारगेट किलिंग करा सकता है ताकि मुल्क के अंदर फसाद बरपा, और इसके लिए उनके पास बेहतरीन जो जगह हैं वो बलोचिस्तान और सिंध है। ये मैंने 19 तारीख को एक लेटर मेरे पास था, वो मैंने जारी किया था। बाकी सियासी इख्तलाफात, सियासी चीज़ें चलती हैं, आप सियासी जमातें हैं, आपको ये करना भी चाहिए। 20 जवान शहीद हुए थे, उनमें से किसी का तल्लक किसी सियासी जमात से नहीं था, अफवाज पाकिस्तान के थे और मुख्तलिफ हमारे जो अदारे हैं जो सिक्योरिटी के उनसे थे। उसके बाद ये एक अलर्ट आया था जिस पे कहा था, तो क्या पाकिस्तान की इस वक्त तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो किसी भी जगह पे मौजूद हैं, उन्हें पहले पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं सोचना चाहिए?
बिल्कुल, देखिए ये तो जिम्मेदारी है सबसे पहले हुकूमत की। क्या आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत को इस वक्त जरा पाकिस्तान के जमीनी हकायक की तरफ देखना चाहिए? आप तो ये तो एक थ्रेट अलर्ट है। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये थ्रेट अलर्ट शेख रशीद को पहले क्यों मिल जाता है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? क्या अगर वो हम सहाफियों को मिल जाता है, अगर हम जर्नलिस्टों को मिल जाता है, हमारे पास आ जाता है, हम चैनल पे कर सकते हैं, तो फिर वजीर तो वजीर होते हैं। नहीं, लेकिन आप इस तरीके से तशहीर कर सकते हैं उसकी कि आप ऑपोजिशन को डराएं और उसके आड़ में आप धमकाएं कि ऐसा, और तो वो तो कॉन्स्टेंटली कहे जा रही। इससे पहले भी अपने जलसों में जब ये खुद तहरीकें चलाते थे तो ये कहते थे जलाओ, घेराओ, मरो, मारो। आपको याद नहीं है इनकी बातें? लिहाजा अच्छा चलिए ये भी छोड़ दें, ये भी मैं समझती हूँ जेन्युइन थ्रेट अलर्ट है। लेकिन ये बताइए, क्या इमरान खान साहब को और उनके तमाम जो आसपास हवारी हैं उनको कुछ इल्म है? आपको नजर आता है उनकी नजर है मुल्क के हालात पर, दाखिली और खारजी? क्या उनको पता है खित्ते में क्या हाल है? आपको नजर आता है किसी तकरीर से, किसी बयान से कि उनकी किसी हालात हाजरा पे नजर है? कौम जो गोडे गोडे भूख में धंसी हुई है उन पर नजर है? वो क्या साहिबा, क्या आपको ये सिर्फ ये लगता है कि अपोजिशन को दबाने के लिए, उनके जलसे को नाकाम बनाने के लिए ऐसे अलर्ट जारी किए गए? अगर यही सूरत हाल है तो फिर आज उन मासूम बच्चों पे हमला ना होता जो मदरसे के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे। मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि बिल्कुल थ्रेट अलर्ट्स जेन्युइन है, लेकिन मेरा ये मकसद है कहने का कि जो बुजुर्ग इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। देखिए जी, भूख से भी तो लोग मर ही रहे ना। अगर कोई 2-4 लीडर मर जाए इस कोशिश में तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये जब आप उतरते हैं ना इस जंग में तो फिर सारे होते हैं। यानी आपकी नजर में सर पे कफन बांध के निकले हैं ऐसे थ्रेट अलर्ट से आप घबराने वाले नहीं हैं? अवाम के हुकूक की खातिर आपकी नजर में आप निकले हैं और निकलते रहेंगे, इस तरह के जलसे होते रहेंगे, बेशुमार थ्रेट अलर्ट्स आते भी रहें। तो बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पेशावर में जो आज अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक मदरसे के अंदर तालीम हासिल करते हुए बच्चों पर जो हमला किया गया, वो एक खुदकुश हमला नहीं था, एक प्लांटेड हमला था। वो अगर खुदकुश होता तो उसमें कितना जानी नुकसान होता, उसका अंदाजा लगाकर भी खौफ आने लगता है। उसके ताने बाने कहां से मिलते हैं? गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारे हमसाया मुल्क में खुशी के शादियाने क्या बजाए जा रहे हैं। आज का हमला होने से पहले भारतीय मीडिया चैनल्स पे क्या खबरें गर्दिश कर रही थी और हमला होने के फौरन बाद क्या वो पाकिस्तान में खबर नशर हुई या भारत के अंदर? राना साहब से तफसील जानेंगे। राना साहब, पाकिस्तान के अंदर हालिया दहशतगर्दी की लहर ने जन्म लिया है। इसका सामना करने के लिए खुदा हमें तौफीक भी दे, हिम्मत भी दे, हौसला भी दे। माजी में भी जिस तरह हम निकलते रहे, हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी निकलते रहेंगे, लेकिन इसके ताने बाने मिलते कहां से? देखिए यासर, एक तो हमें यकीन है कि हमारी पाक फौज, हमारे एहसास दारे, हमारी पुलिस, हमारे इंटेलिजेंस के तमाम अदारे इंशाल्लाह जिस तरह बदतरीन दहशतगर्दी का खात्मा किया था, इसका भी खात्मा करेंगे। देखिए यासर, एक चीज़ बड़ी सोचने वाली है। अजीत डोल का आपने कल का बयान देखा ना, उसमें वाज़े इशारा हो चुका था कि पाकिस्तान के अंदर वो क्या करने जा रहे हैं। हमने अपने प्रोग्राम में भी बताया कि ये होने जा रहा है, चीखो पुकार मची हुई थी, ये सब कुछ होने जा रहा है। देखिए, आज मेरा सवाल है उन लीडरों से जो पाकिस्तान के दौरों पर तनकीद कर रहे हैं, उन लीडरों से जो पाकिस्तान के अंदर इंडिया का बयानिया जो है उसको परवान चढ़ा रहे हैं, उन लीडरों से जो सबसे ज्यादा इंडिया के टीवी चैनल्स की जीनत बने हुए हैं, कि आज उनकी हट धर्मी सियासत करें। सियासत के लिए पार्लियामेंट मौजूद है, जलसे भी करें, लेकिन जलसों में सियासी मुखालफत करें, जलसों में सियासी तनकीद करें। अदारों को जब निशाना बनाएंगे तो अदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। जब नफरत पैदा करेंगे तो उसमें आप दहशत गर्दों को सपोर्ट करेंगे। आज जिस मदरसे में, या सर जिस मदरसे में आपने मासूम बच्चे देखे दर्स लेते हुए जब धमाका होता है, वो मदरसा किसी सियासी जमात का नहीं है, वो सिर्फ एक फसादात बर्पा करने के लिए उस मदरसे को निशाना बनाया गया। यह कहा गया कि हम तुम्हारे स्कूलों को निशाना बनाते थे, तुमने हमें बिगाया, अब तुम्हारे अंदर, मुल्क के अंदर। ये मैं आपको वो बात कह रहा हूं कि जो भारतीय चैनल ने पता क्या दिखाया आज। अच्छा, बड़ी एक खौफनाक चीज है, यहां जब धमाका होता है पेशावर में, पाकिस्तानी चैनल्स पे कितने बजे उसकी चलती है स्टोरी, कितने बजे ब्रेकिंग चलती है, और भारत के बड़े चैनल्स पे कितने बजे ब्रेकिंग चलती है। और भारत के चैनल्स पे धमाके की खबर के साथ साथ किन 3 पाकिस्तानी सियासतदानों के बयान चलते हैं, किन 3 पाकिस्तानी सियासतदानों की गुफ्तगू चलती है जलसों की।
फिर वहां पे क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के सियासतदान भी जो है दारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान टूट रहा है। ये कौन कह रहा है? भारतीय चैनल्स कह रहे हैं। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस धमाके के ताने बाने कहां से मिलते हैं। हमारे अपोजिशन बिल्कुल एक सिर्फ ये साबित हो गया है कि अफगानिस्तान के किस जगह पे ये एक बिल्कुल प्लानिंग बनी, इस पे कौन कौन मुलव्वस है, कितनी कॉल्स कहां से आई, सामान रख के जाने वाला कौन था, किसको कहां से हदायत मिली, ये सब कुछ हो गया। भारत और अफगानिस्तान, रा और मोसाद और रा और एनडीएस के मुलव्वस होने के सबूत मिल गए हैं। पाकिस्तान में कौन सोलतकार था, सारे सबूत मिल गए हैं। और बस एक बात है कि भारतीय चैनल आखिरकार क्यों दिखा रहा है, ये सोचना चाहिए, जवाब भी हमारे सियासतदानों को देना चाहिए। अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही तो अपोजिशन का हक है, अपोजिशन का ये फर्ज है कि वो हुकूमत के खिलाफ जल्द से जुलूस भी करे, आईनी हुदूद में रहते हुए, जमहूरी अपना हक इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करे। लेकिन सोचिए कि अगर आपके उसी काम के अंदर, अगर आपके उसी जलसे जुलूसों और रैलियों के पसे मंजर में दुश्मन उसका फायदा उठा जाए तो नुकसान किसको होगा, यह सोचना होगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकारीर भी हो रही हैं और काफ़ी गर्मजोशी से हो रही हैं। उन तकारीर में धावा बोला गया है, लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का कोई बयान सामने नहीं आ रहा। माजी में अगर देखा जाए तो अय्याम कैद में कभी किसी की मुलाकात हो जाती थी और मुलाकात के बाद मियां साहब का कोई ना कोई बयान सामने आ जाता था, लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से कोई बयान सामने नहीं आया। आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या यही जारहाना रवैया अपनाएगी और आने वाले दिनों में हुकूमत को पीडीएम की तहरीक किस तरीके से टफ टाइम दे सकती है? इसी बारे में बात करने के लिए पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, पीडीएम का प्लेटफॉर्म फिल वक्त ये नहीं लग रहा कि वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, वो ये लग रहा है कि वो नून लीग का प्लेटफॉर्म है। क्या समझते हैं कि बाकी सब ने मफाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया है या आप लोगों को आगे किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये अपनी अपनी सोच भी है और अपने अपने देखने का तरीका है। पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, तमाम सियासी जमातें उस पर मौजूद होती हैं, सारी अपने बात भी वहाँ करती हैं। उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान है। हमारी जमात बड़ी जमात है, यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम भी अपनी बात रखते, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कोई मुफाहमत में बाकी यकीन रखता है। मैं समझता हूँ कि सब जो है वो एक बात कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं इस वक्त हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। हुकूमत के पास इस वक्त कोई प्रोग्राम नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मसाइल बहुत ज्यादा हो गए। लिहाजा इसका छुटकारा हासिल करने के लिए कोई रास्ता हमें देखना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई ऐसा रास्ता देखा जाए जिससे पाकिस्तान में बेहतरी आ सके। तो मेरा ख्याल है जो मेन हमारा इशू है उसमें सारे इकट्ठे हैं। बाकी हर आदमी की अपनी जमात का अपना अपनी जमात है, उसका अपना एजेंडा है, उसका अपना नजरिया, तो चलते हैं। अब्बासी साहब, आपने कहा हर जमात का अपना एजेंडा, हर जमात का अपना मंशूर है, लेकिन जब पीडीएम बनती है तो उसके 26 नकात थे जिस पर आप तमाम सियासी जमातों ने मुतफिका तौर पर बाकायदा साइन भी किए और उसमें आपने कहा कि इन्हीं 26 नकात पे चलना है। तो क्या बलोची कोयटा में होने वाले जलसे में अवैस नूरानी की बात से आप मुतफिक हैं या उसकी मुखालफत करते हैं? 100% उससे कोई मुतफिक नहीं है, ना वो बात मुतफिक होने वाली थी। अगर वो अपनी बात, क्योंकि वो अपनी बात तक कायम नहीं रहे, उन्होंने कहा नहीं, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था जो बात बात की गई है। अगर वो उस बात वैसे कहते तो कोई भी शायद उससे इस बात पर ना एग्री है, ना एग्री होने वाली है। मैं ये कहता हूँ कि जब आदमी बात करता है, अपने ख्यालात का इजहार करता है, तो बेसिक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सारे इकट्ठे हैं, लेकिन उससे बोला अगर वो बात करना चाहे तो ये उस पार्टी और उस लीडर की अपनी राय हो सकती है। ये सारी सियासी जमातों की राय जो है इसको ना समझा जाए। तो क्या आप समझते हैं कि पीडीएम की क़यादत को उनका बेशक उन्होंने उसके बाद उस पर कायम नहीं रहे, लेकिन भारतीय चैनल तो ना कायम रहने वाली बात दिखाता ही नहीं ना, जो उसकी मतलब की वो दिखाता है। तो क्या आप समझते नहीं कि पीडीएम की क़यादत को
ऐसे लोगों की तरह खुद इस पे एक बयान जारी करना चाहिए था कि ये जो हुआ मामला ये हम इसके हक में नहीं है, ये तकरीर है, उसके तरदीद पीडीएम की क़यादत को भी करनी चाहिए थी। मेरे भाई जरूरत नहीं है, एक आदमी ने खुद कह दिया है। नहीं, जलसा तो अब्बासी साहब जलसा पीडीएम का था, जलसा पीडीएम का है। ये जहाँ तो पार्ट ऑफ पीडीएम, वो भी पीडीएम का हिस्सा है। वो ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से आए, उन्होंने एक बात की और फौरन उसे क्लियर किया कि भाई ये बात मैंने नहीं किया, इससे मेरा मतलब नहीं है। तो बस मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन। एक सवाल का जवाब दे दें, उधर बात की गई गुमशुदा अफराद के बारे में, लापता अफराद के बारे में, बलूचिस्तान के हुकूक के बारे में। आप ये बता दें कि आपकी जमात ने अपने दौरे हुकूमत में कितनी बार ये आवाज उठाई जो अब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में याद आया? नहीं, हम उस वक्त भी उठाते रहे हैं और अब भी उठानी चाहिए। जब भी कोई गलती होगी, जब भी कोई ऐसी चीज होगी, उस वक्त भी अगर कोई अगवा का केस ऐसा पोस्ट में किसी को आदमी को उठाया गया फोर्सफुली, उसका पता नहीं है, उस वक्त भी आवाज उठाते रहे। अब्बासी साहब, मुझे मेरे पास, आपके पास मेरे से ज्यादा वो फैक्ट एंड फिगर्स होंगे। सबसे ज्यादा जो गुमशुदगी के केस हैं वो तो मियां साहब के दौर में हुए, तो फिर किस तरह आवाज उठाई आपने? किसी भी वक्त में अगर ऐसा मामला हुआ है, हर वक्त में सवाल उठाए गए, पूछा गया है, पूछना चाहिए। और अगर आज भी हुआ तो आज भी पूछना चाहिए। ये ऐसा काम है जो आइन के जो है हमारा हुआ है। अब्बासी साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी वहां पे बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। आप वैसे कंपेन नहीं चला रहे जिस तरह पीपी चला रही है, तो क्या इस बार पीपी को मौका दिया जा रहा है जीबी में? नहीं, हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है। हमारे भी लोग कंपेन अपनी चला रहे हैं। उस पार्टी का भी हक है, बाकी जमातों का भी हक है, फैसला लोगों ने करना है। हमारी जमात के लोग वहाँ पूरी अपनी कंपेन कर रहे हैं। हम कौन होते हैं किसी को धोखा देने वाले? धोखा वहाँ की आवाम का राय है, जिसको भी राय दें। हम सिर्फ ये कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। चले, अवाम फैसला करेगी, अवाम जल्द ही फैसला करेगी। नवंबर के वस्त में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अवाम को फैसला करने देते हैं किस जमात ने कितना डिलीवर किया, किस तरीके से किया, उसके कितने पुख्ता हैं और दावे कितने खोखले हैं, ये अवाम तक छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी अमल में आई, सिंध की अहम शख्सियत के अगवा के मुतल्लिक जो बातें सामने आई, उसके अहम तरीन शवाहिद सामने आए हैं। छुट्टी पर जो पुलिस अफसरान जाने वाले थे जिन्होंने दरखास्तें लिखी, उन दरखास्तों में हैंड राइटिंग के हवाले से भी इंकशाफात सामने आए हैं। राना साहब, ये पूरी जो मंजरनामा था, ये पूरी जो फिल्म थी, इसका ट्रेलर दिखाया गया, इंटरवल दिखाया गया और फिर इसका इख्तितामी सेशन जो अभी है वो अभी होना बाकी है। जब रिपोर्ट आएगी, अब वो पता नहीं तहकीकात कितनी हुई है जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। क्या समझते हैं कि इसके अंदर हकायक कहां कहां पे हैं, नुकाइस कौन कौन से थे, सुकम कौन से सामने आए? देखें यासर, आज एक और पर्दा उठाते हैं। हमने इस केस में बड़े पर्दे उठाए हैं, बड़ी चीज़ें सामने लाए। एक तो पहली बात है कि जिस शख्सियत के मतलब कहा गया कि इन्हें अगवा किया गया है, उनको अगवा करने वाले कहा गया 2 शख्स थे, वो आए ले गए। क्या उन 2 शख्स जो आपके घर में कोई आएगा आपको लेकर जाएगा, जानने वाला होगा ना, उनका नाम तो होगा, कोई उनकी पहचान तो होगी। राना साहब, बड़ा सवाल ये कि आप ये देखें अगवा होने वाला कौन है, मैं सिर्फ 2 शख्स चले मान ले जी, उन्हीं की बात मान ले, वो किसी घर में गए, उसका होगा ना। क्या आज के दिन तक हुकूमत सिंध के किसी एक शख्स ने अगर आईजी साहब का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है, बाकी चीजें तो फुटेज से लेकर हर चीज सामने आनी शुरू हो गया, क्या वो सामने आई? क्या उस बयान को सामने लाया गया कि जनाब मुद्दई जो कहते हैं कि जनाब मैं यहां काम नहीं कर सकता, मुझे छुट्टी दी जाए, वो उसने कहा है कि मुझे अगवा करने वाला कौन कौन था, मुझे ले जाने वाली जगह कौन सी थी, वो क्यों नहीं हुई? अब आगे आ जाए, मुझे एक बात बताएं, जितने लोगों ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, मुझे बताएं यार क्या कमाल है। एक तहरीर में थोड़ा सा होता ना कि यार कोई, मैं कहता हूँ मैंने जनाब मेरे पेट में दर्द है या फला है, कोई कहता मुझे फला है, कोई कहता मुझे फला है, कोई कहता मुझे फला है, थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए। इनमें तब्दीली क्यों नहीं? सबकी गुफ्तगू तकरीबन मिलती जुलती क्यों है? इस तरह लगता है। और मैं आपको बता दूं, एक बात सामने आई है, ये कुछ अरसे बाद मीडिया की ज़ीनत बन जाएगी कि तमाम छुट्टियां एक ही शख्स से लिखवाई गई हैं, यानी तमाम दरखास्तें किसी एक ही जगह से तैयार हुई हैं और तैयार होने के बाद यासर सिर्फ यानी हैंड राइटिंग एक ही नहीं है, टाइप राइटिंग जो हुई है वो एक शख्स के दिमाग से हुई है। और मैं इसमें मुख्तसर 1 मिनट में खत्म कर दूं, हुई है, उसके बाद सिर्फ साइन करवाए गए हैं। और ये भी मजे वाली बता दूं, ये जितने अफसर हैं इनमें से 95% अफसरान वो हैं
जिनकी एएसपी से लेकर आज तक तैनाती सिंध में ही रही है, और कोई मेमन है तो कोई दूसरी बरादरी जिस तरह रखता है, और उनकी तैनातियां भी इसी हुकूमत ने जब जब रही है वो ही कराई हैं। तो ये एक चीज तो क्लियर होकर सामने आ गई है कि ये सब कुछ बाकायदा प्लानिंग से किया गया, एक जगह पर तैयार किया गया, साइन सबसे करवाए गए, फिर प्लानिंग के तहत यह अनाउंसमेंट करवाई गई, प्लानिंग के तहत वापस लिया गया, और हिकमत अमली है हमारे हसादारों की, जिन्होंने एक बहरान से इसको बचा राणा साहब, लिया। आपके बिहाफ पे एक नुक्ता छोड़े जाता हूं, अवाम को फैसला करने देते हैं। आप ये सोचिए कि वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, आप भी समझते हैं पर जलते हैं, दीगर भी उन्होंने जो वजूहात थी वो सामने रखी, अपना उज़र पेश किया। लेकिन आप ये सोचिए कि एक जगह आप उज़र पेश कर रहे हैं, दूसरी जगह आपकी पीडीएम की तहरीक में खुलेआम लफ्जों के साथ, नामों के साथ तनकीद होती है, तब आपके पास उज़र नहीं होता। हुकूमत में बैठे हुए आपके पास उज़र है। अवाम को फैसला करने देते हैं। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और नज़ीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।